नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की आज पहली वर्षगांठ। साल 2024 में आज ही के दिन ली थी शपथ। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे किए 11 साल। आज एनडीए सरकार की उपलब्धियां बताएंगे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। अमेरिका में ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी पर बवाल। लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड से प्रदर्शनकारियों की झड़प। डेमोक्रेट्स ने कहा तनाव बढ़ा रहे हैं ट्रंप। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी। अगले 3 दिन के लिए लू का अलर्ट। वहीं आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कई इलाकों में आज तेज बारिश के आसार। और लगातार दूसरी बार लाल बजरी के बादशाह बने स्पेन के कार्लोस अल्कराज। विश्व नंबर 2 यानिक सिनर की हार। फ्रेंच ओपन के इतिहास में चला सबसे लंबा फाइनल मुकाबला। आइए सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ और कुल मिलाकर 11वीं वर्षगांठ है। अपने इस कार्यकाल के दौरान पीएम मोदी की सरकार ने कई अहम काम किए हैं और कई योजनाएं लॉन्च की। अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान भी मोदी सरकार पहले की ही तरह मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर है। आज के इस विशेष अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी। केंद्र में पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के मौके पर आज बीजेपी मोदी सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा सामने रखेगी। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विकसित भारत के भविष्य के लक्ष्यों के साथ केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने पेश करेंगे। इसके बाद आगामी दिनों में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और केंद्रीय मंत्री भी अलग अलग राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता के सामने मोदी सरकार की उपलब्धियों को रखेंगे। साथ ही 11 जून को यह अभियान जिला स्तर तक पहुंचेगा, जिससे पार्टी की उपलब्धियों का संदेश गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। और अब नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी कुछ खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर उनकी सुरक्षा तक बीते 11 वर्षों में कई अहम कदम उठाए गए हैं। उनमें से एक है महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इस अभियान के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जून 2016 में शुरू की गई केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान महिलाओं को उच्च गुणवत्ता वाली जांच सेवाएं उपलब्ध कराकर उन्हें सुरक्षित गर्भावस्था और प्रसव का अनुभव देने में सहायक बन रहा है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल करना, प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं तक सभी गर्भवती महिलाओं की पहुंच सुनिश्चित करना, गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना, मातृ मृत्यु दर को कम करना, स्वैच्छिक रूप से निजी चिकित्सकों को शामिल करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा में निजी चिकित्सकों की भागीदारी को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी स्वास्थ्य सेवा केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान बेहतर जांच और इलाज से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रसव पूर्व जांच का आयोजन किया जाता है। विशेषज्ञ डॉक्टरों, रेडियोलॉजिस्ट और चिकित्सकों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। प्रत्येक गर्भवती महिला को IFA टैबलेट, कैल्शियम सप्लीमेंट, जरूरी जांच और दवाइयां दी जाती हैं।
सभी ANC सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती है। हर गर्भवती महिला की जांच के बाद जोखिम स्तर को चिन्हित किया जाता है। इस प्रणाली से डॉक्टरों को उचित देखभाल की योजना बनाने में आसानी होती है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की सफलता इसके आंकड़ों में परिलक्षित होती है। अभियान के तहत अब तक 6 करोड़ 19 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं की जांच की गई है। देश में मातृ मृत्यु अनुपात जो कि 2014-16 में प्रति लाख पर 130 था, वह 2021-23 में घटकर 80 हो गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के माध्यम से सरकार ने मातृ स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए एक ठोस, लक्षित और समन्वित ढांचा तैयार किया है। इस पहल से न सिर्फ सुरक्षित मातृत्व को बल मिला है, बल्कि महिलाओं के समग्र स्वास्थ्य सुधार की दिशा में एक सशक्त कदम भी साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TT न्यूज़। और देश में हर घर तक पानी पहुंचाने की कवायद सफल हुई है। बीते 11 वर्षों में जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ से ज्यादा घरों तक नल से पानी पहुंचाया गया है। देखिए कैसे जल जीवन मिशन पूरे भारत को बदल रहा है। आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। अम्मी कहती थी उन्होंने पढ़ाई नहीं की क्योंकि उनके बचपन में उन्हें बहुत दूर तक पानी भरने जाना पड़ता था, मगर मैंने तो बचपन से ही घर में नल देखा है और मैं तो रोज स्कूल जाती हूँ। अम्मी मैं फर्स्ट आई हूँ। इस भारत ने बचपन से ही सुरक्षित घर परिवार देखा है। यही बेटियां बनेंगी विकसित भारत की कप्तान। राणा ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉक्टर दर्शन राणा ने मोदी सरकार के पिछले 11 सालों के काम पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव आए हैं। I saw many changes in this government, the way they have reformed the economic development, social welfare and revenues. We have so drastically changed in the economy as well as the controls on the systems. The way economy has grown from 10th position to 4th position today, it's a miracle. No normal person can do. So the growth in GDP and the revolution in the GST and Make in India programs, Digital India programs make our country very efficient. और वहीं दुनिया के मशहूर रेत कलाकार पद्मश्री पुरस्कार विजेता सुदर्शन पटनायक ने मोदी सरकार के पिछले 11 साल के काम की सराहना की है। उन्होंने ओडिशा के समुद्र तट पर इससे जुड़ी सुंदर कलाकृति भी बनाई। सुदर्शन पटनायक ने कहा कि पीएम मोदी ने कलाकारों के लिए विश्वकर्मा योजना चलाई, जिसका कलाकारों को बहुत लाभ मिला है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 11 साल सरकार पूर्ण हो रहा है। ये सारा विश्व के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि जिस तरीके से उनने हमारा देश को आगे लिए हैं, आज सारा विश्व देख रहा है हमारा भारत को। उनने गांव से लेकर शहर तक हर कोई जगह पे उनने काम किया है। इतने अच्छे योजना लाए, उसकी वजह से जो जनरल लोग हैं उनका बहुत बेनिफिट हुआ। उनने बहुत सारी योजना लाई, जैसे मुद्रा योजना, जैसे जनरल लोग जो छोटा छोटा बिजनेस करते थे उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता था। ऐसे बहुत सारे चीज़ उनने किया, परिवर्तन लाए। उसमें उनने, जैसे मैं आज एन आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हैं, कलाकार के लिए उनने विश्वकर्मा योजना बनाए और उनका जो विजन है विकसित भारत पे, आज उनकी सोच पे पूरा भारत एकजुट हुआ है। वहीं ओडिशा के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेता शशि शेखर रथ शर्मा ने मोदी सरकार के पिछले 11 साल के काम पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश के हर क्षेत्र में प्रगति हुई है और दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था देश बना है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में भारत का विदेशों में सम्मान बढ़ा है। विश्व में भारत चौथा स्थान हासिल किया है अर्थनैतिक क्षेत्र में, और बाकी विदेश में भारत का नाम काफ़ी ऊंचे बढ़ा है। 2047 के एक विकसित भारतवर्ष के स्वप्न जो देखे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये स्वप्न उससे पहले ही साकार होगा। भारत एक विकसित राष्ट्र में परिणत होगा। अगर ऐसे ही सुशासन सब लोगों को मिले तो भारत जो
गरीब देश में लोग पहले ही जानते थे, ये निश्चित भाव हम एक विकसित राष्ट्र में परिणत होंगे। और अब बात मिशन कर्मयोगी की, क्योंकि इस योजना का उद्देश्य गतिशील वातावरण में सफल होने के लिए सिविल सेवा को सशक्त बनाना, शासन की उभरती जरूरतों को संबोधित करना और सरकार नागरिक संपर्क को बढ़ाना है। सिविल सेवकों को आवश्यक कौशल और दक्षताओं से लैस करके मिशन 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करता है। तो आइए देखते हैं इस मिशन से जुड़ी हमारी एक खास रिपोर्ट। सरकारी अधिकारी सार्वजनिक सेवाओं और मुख्य शासन संबंधी कार्यों की एक श्रृंखला के वितरण के लिए महत्वपूर्ण है। कोविड-19 महामारी जैसे व्यवधानों से उत्पन्न होने वाली निरंतर चुनौतियों और सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की आवश्यकता के कारण सरकारी अधिकारियों को अपने कार्यों को करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित होने की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की गई। इस मिशन का उद्देश्य प्रभावी सार्वजनिक सेवा वितरण और एक आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम करते हुए एक सक्षम और भविष्य के लिए तैयार नागरिक सेवा का निर्माण करना है। मिशन कर्मयोगी का मकसद है सिविल सेवकों को सक्षम करके राज्य निष्पादन क्षमता में सुधार करना। अगर बात मिशन कर्मयोगी की करें तो इसमें सरकारी अधिकारियों को लगातार सीखना और आगे बढ़ना है। ये सरकारी अधिकारी विभागों और क्षेत्रों में सहयोग करेंगे, सिलोस को तोड़ेंगे और संपूर्ण जानकारी के साथ स्वयं को सशक्त बनाएंगे। सिविल सेवाएं सभी सरकारी गतिविधियों के केंद्र में है, वे नीति निर्माण के एजेंट हैं। अगर बात मिशन कर्मयोगी की उपलब्धियों की करें तो इस मिशन के तहत IGOT कर्मयोगी पोर्टल लॉन्च किया गया। इस पोर्टल से देश भर में 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारी जुड़े। जनवरी 2023 में इस पोर्टल पर केवल 3 लाख उपयोगकर्ता थे। अब यह संख्या 30 गुना बढ़कर 1 करोड़ को पार कर गई है। IGOT पर अब 16 भारतीय भाषाओं में 2400 से अधिक पाठ्यक्रम मौजूद हैं। अब तक कुल 3.1 करोड़ से अधिक लर्निंग सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। कुल 3.8 करोड़ घंटे से ज्यादा का अध्ययन समय दर्ज किया गया है। हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों का सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए। इस ट्रेनिंग कोर्स को अपडेट करते रहने की जरूरत है, लेकिन इसका बेहतर परिणाम तभी मिलेगा जब इसमें बदलाव लोगों के फीडबैक के आधार पर हो। हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बेहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहें। साथियों, टेक्नोलॉजी हर किसी तक सही और सटीक इंफॉर्मेशन पहुंचाकर सबको आगे बढ़ने का समान अवसर दे रही है। IGOT कर्मयोगी अब क्षेत्रीय भाषाओं में और अधिक कोर्स उपलब्ध कराएगा, कंटेंट की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगा, नए ज्ञान साझेदारों के साथ सहयोग करेगा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नई तकनीकों के जरिए उपयोगकर्ता अनुभव को और समृद्ध करेगा। खास बात यह है कि अब कैरिबियाई देशों सहित कई अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों ने भी IGOT कर्मयोगी फ्रेमवर्क को अपनाने में रुचि दिखाई है, जो डिजिटल शासन में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को दर्शाता है। कुमार आलोक, DD न्यूज। खबरों में बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र राज्य का गढ़चिरौली जिला नक्सल प्रभावित और देश के सबसे दुर्गम इलाकों में शुमार है, लेकिन अब यहां बदलाव की हवा चल रही है। जिले के कटेझरी गांव में आजादी के 77 साल बाद पहली बार सरकारी बस सेवा शुरू हुई है। सरकार के इस कदम से गांव वाले काफी खुश हैं। देखिए DD न्यूज के संवाददाता सोमेश पटेल की महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के कटेझरी गांव से ही ये ग्राउंड रिपोर्ट। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के गांव कटेझरी में आजादी के बाद 26 अप्रैल 2025 को पहली बार स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस पहुंची। ये सेवा आसपास के लगभग 30 गांवों को जोड़ती है, जिनमें चांदगांव, धनौरा, पेंड्री, मरूम गांव, धरेखेड़ा और खुद कटेझरी शामिल है। ये बस दिन में 2 बार गढ़चिरौली से कटेझरी के लिए चलती है। छत्तीसगढ़ सीमा से सटे इस जिले को लंबे समय तक नक्सल हिंसा और पिछड़ेपन से जोड़ा जाता रहा है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। धनौरा तहसील का ये आदिवासी बहुल गांव, जहां कभी सरकारी वाहन जाने से भी डरते थे, अब बस की आवाज से गुलजार हो रहा है। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। पहले सेवा नहीं थी,
आने जाने के लिए अभी चालू हुई, तो बहुत खुश है हम लोग। हमारे गांव में बस भेजने का तय किया उन्होंने, बहुत खुशी की बात है। हमारे गांव के बच्चे या हम कोई किसान महिलाएं, हम बाहर जाने के लिए हमको बहुत बोले तो तकलीफ हो रही थी। गांव के नागरिक बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि दशकों से जिस बस सेवा का सपना उन्होंने देखा वो अब साकार हुआ। पहले बच्चों को स्कूल जाने में कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, लेकिन अब सब कुछ आसान हो गया। कटेझरी थाना प्रभारी ने बताया कि पहले ये इलाका पूरी तरह नक्सल प्रभावित था, लेकिन अब सुरक्षा बलों और शासन की संयुक्त कोशिशों से हालात में बड़ा बदलाव आया। यहाँ जो पुलिस स्टेशन है कटेझरी में, वहाँ से डिमांड हुई थी कि हमें एक बस चाहिए कटेझरी के लिए, तो उनकी सेवा के लिए और वहाँ से कुछ पैसेंजर्स होते हैं उनके लिए, उनकी डिमांड पर हमने सर्वे किया और उसके बाद 26 अप्रैल 2025 से ये बस शुरू हुई है। आज़ादी के बाद ये पहली बार वहाँ उस गांव में बस जा रही है। छोटा सा गांव है, 500 के करीब वहाँ की जनसंख्या है। कभी नक्शे पर लाल जोन के नाम से पहचाने जाने वाला इलाका अब विकास की कहानी का हिस्सा बन गया। ये सिर्फ एक बस सेवा नहीं, बल्कि ग्रामीणों की उम्मीद, संघर्ष और जीत की प्रतीक बन गई है। पहल न केवल परिवहन सुविधा का विस्तारीकरण है, बल्कि ये संकेत भी है कि ये इलाका अब नक्सलवाद की छाया से बाहर आ चुका है। एक समय था जब ये इलाका नक्शे पर सिर्फ लाल जोन के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आज यहाँ के रास्तों पर गोलियों की गूंज नहीं, बल्कि बस के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज बदलाव, विकास की और विश्वास की है, जो अब यहाँ की हवा में खुल चुकी है। अपने सहयोगी प्रशांत और कमलेश के साथ सोमेश पटेल, टीडी न्यूज, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। बड़ी बहू, ये तुम्हारी नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में 11 जून तक लू चलने की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिन तक भीषण गर्मी का अनुमान है। राजस्थान में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के 7 शहरों का पारा 45 डिग्री के पार दर्ज किया गया। 47.4 डिग्री के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म रहा। आने वाले दिनों में पारे में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में अगले 3 दिन तक अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री दर्ज होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहीं कहीं हीट वेव और तेज हीट वेव चलने की आशंका भी व्यक्त की है। साथ ही बीकानेर और आसपास के क्षेत्रों में इस दौरान तेज धूल भरी हवाएं भी चल सकती हैं। और वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में आज और कल हीट वेव चलने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दक्षिण पश्चिम और पूर्व उत्तर प्रदेश के साथ ही दिल्ली में आने वाले दिनों में गर्म हवाओं का प्रकोप रह सकता है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ स्थानों पर रात में भी मौसम गर्म रहेगा। बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में मौसम गर्म रहेगा और ह्यूमिडिटी रहेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में रविवार को राज्य भर में तेज धूप खिलने से औसतन
दौरान अधिकतम तापमान में 2 डिग्री का उछाल आया। मैदानों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक गर्मी का प्रकोप देखने को मिला। मैदानी भागों में जहां पारा 42 डिग्री तक पहुंच गया, वहीं हिल स्टेशनों शिमला और मनाली में भी गर्मी के कड़े तेवर रहे। हालांकि हिमाचल प्रदेश में 13 और 14 जून को मौसम करवट लेगा और राज्य के कई स्थानों पर हल्की बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 14 जून तक फ्रांस, बेल्जियम और यूरोपीय संघ की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री की इस यात्रा से इन देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री पेरिस और मार्सिले की यात्रा करेंगे, जहां वो फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के अपने समकक्ष मंत्री जेन नोएल बैरोट के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। वो फ्रांस के वरिष्ठ नेताओं, थिंक टैंक और मीडिया से भी बातचीत करेंगे। विदेश मंत्री मार्सिले शहर में आयोजित होने वाले भूमध्य सागरीय रायसीना संवाद के उद्घाटन संस्करण में भी भाग लेंगे। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री यूरोपीय संघ की उच्च प्रतिनिधि और उपाध्यक्ष काजा कैलास के साथ रणनीतिक वार्ता करेंगे। वो यूरोपीय आयोग और यूरोपीय संसद के वरिष्ठ नेतृत्व से भी मिलेंगे। विदेश मंत्री बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और बेल्जियम के वरिष्ठ नेतृत्व से भी मुलाकात करेंगे। वे भारतीय समुदाय से भी बातचीत करने वाले हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस में अवैध प्रवासियों के खिलाफ की गई छापेमारी की कार्रवाई के बाद हुए प्रदर्शनों से वहां हालात तनावपूर्ण है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद नेशनल गार्ड्स लॉस एंजलिस पहुंचे। लॉस एंजलिस से डाउनटाउन पहुंचने के कुछ घंटों बाद ही नेशनल गार्ड्स का प्रदर्शनकारियों के साथ टकराव हुआ। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने ट्रंप प्रशासन से लॉस एंजलिस काउंटी में सैनिकों की गैरकानूनी तैनाती को रद्द करने को कहा। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने कहा कि ट्रंप अपने फैसलों से तनाव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। विश्व नंबर 2 स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने लगातार दूसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस खिताबी जीत के साथ ही उनकी ग्रैंड स्लैम जीतने की संख्या 5 हो गई है। अल्कराज ने रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में अल्कराज ने इटली के यानिक सिनर को शिकस्त दी। दोनों खिलाड़ियों के बीच ये फाइनल मुकाबला 5 घंटे 29 मिनट तक चला और पूरी दुनिया में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। योग दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना है। आइए योग के माध्यम से जीवन को स्वस्थ और निरोगी बनाएं। योग के अनेक प्रभाग हैं, जिनमें प्राणायाम भी योग का एक मुख्य घटक है। शीतली प्राणायाम के नियमित अभ्यास से कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। शीतली प्राणायाम कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं योग सूत्र में।